नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हलाते हैं हर रोज अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि उनकी हेल्प कर सकें उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। अगर आपने कोई भी पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, कंफ्यूज है गोल्स को लेकर या फिर सही प्लानिंग को लेकर, तो हर कंफ्यूजन को दूर करता है योर मनी। आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। नोट कीजिए तरीका शो में शामिल होने का। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@w18.com। फेसबुक और एक्स पर जाइए, शो को आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ है फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी। प्रबलीन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवालों को लेंगे, उससे पहले बात करेंगे आपके रिटायरमेंट गोल्स की और बढ़ते इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको किस तरीके की रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, ताकि आपका जो बजट आप तय करके चल रहे हैं रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ना बिगड़े। तो पहले तो इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, कैसे इम्पैक्ट कर सकता है आपके गोल अमाउंट को, या फिर जो भी गोल आप डिफाइन करें रिटायरमेंट का खास तौर से, तो किस तरीके से प्लान करें, उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं और बाकी कैलकुलेशंस को या फिर विद एग्जांपल्स सरल भाषा में प्रबलीन से समझने की कोशिश रहेगी। प्रबलीन, स्वागत है आपका। तो पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताइए इन्फ्लेशन रेट क्या है और कैसे ये उनकी इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट करता है। जी। नमस्कार दीपाली। एब्सोल्युटली आई थिंक इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कि एक एवरेज गेज होता है कि महँगाई कितनी चल रही है इकोनॉमी में, हमारे हाउस होल्ड बजट्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर अभी हम हाल ही में बात करें तो जो ईरान, यूएस एंड इज़राइल की वॉर चली है, उसकी वजह से हमने देखा है जैसे क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, उसका इम्पैक्ट दीपाली डायरेक्टली हाउस होल्ड बजट्स पर भी पड़ा है। हमने देखा एलपीजी एक्सपेंसिव हुई है, पेट्रोल महँगा हुआ है। सो इन्फ्लेशन बेसिकली आपका जो पैसा है, जो चीज़ों की कीमत है, उसको दर्शाता है और उसमें कितना इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, वो हम समझते हैं। गवर्नमेंट सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई के माध्यम से हमें बताती है कि बेसिक इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है। करंट फिगर्स की अगर हम बात करें तो क्लोज टू 4% हमने देखा सीपीआई आया है। एंड जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो काफ़ी कड़ी नज़र रखता है जो इन्फ्लेशन के रेट्स होते हैं उस पे, कि वो उनकी टॉलरेंस लिमिट के विदिन रहें। तो उनका एक मेरे ख्याल से जो कम्फर्ट लेवल है वो अराउंड 2 टू 6% की रेंज में वो दे आर ओके कि इन्फ्लेशन बनी रहे अगर इकोनॉमी में। उससे कम या ज़्यादा अगर होती है तब वो थोड़ा वार्निंग साइन होता है। कम इन्फ्लेशन होने से दीपाली एक कहीं न कहीं इंडिकेशन है कि शायद ग्रोथ नहीं है इकोनॉमी में, और बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन होती है तब भी डिफिकल्टी होती है, बिकॉज़ हाउस होल्ड बजट्स पे, लोगों की स्पेंडिंग पे बहुत फ़र्क आता है, उससे कंजम्पशन हिट होती है। और इसलिए इन्फ्लेशन का जो भी रेट है इकोनॉमी में, वो एक तरीके का रिस्क भी दर्शाता है। हम इंडिया में एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितनी हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, वहाँ पे जब हम डिफरेंट रिस्क को देखते हैं, हम बात करते हैं मार्केट में वोलेटिलिटी की, हम बाकी बहुत सारे रिस्क की बात करते हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क की, उसमें जो एक ये डिडक्टेड रिस्क है, जो इन्फ्लेशन रिस्क है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे-सीधे हमारे पैसे की कीमत पे इम्पैक्ट डालता है, हमारी बजटिंग पे इम्पैक्ट डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज हम मान के चलें कि हमारा एक जो लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन है वो 6% पे है, तो जो आज आप 50,000 का मान लीजिए आप हाउस होल्ड बजट रखते हैं, वही हाउस होल्ड बजट आपको सेम सामान खरीदने का, बिल्कुल सेम लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको 12 साल में तकरीबन 1 लाख रुपए चाहिए होंगे, और ऐसे ही 24 साल में आपको 2 लाख रुपए महीना लगेगा सेम उसको खर्चा करने का। तो जो इन्फ्लेशन रिस्क और रेट दोनों चीज़ें हैं, उनको हमें अपने किसी भी लॉन्ग टर्म गोल में फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक़्त उसको डेफिनिटली इनकॉर्पोरेट करना है दीपाली, ताकि कल को हमारा पैसा कम ना पड़ जाए। हम एक फिक्स्ड रेट लेके हम अपनी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। जी, ठीक है। अब इन्फ्लेशन के हिसाब से टाइम होराइजन किसका कितना है, उसके हिसाब से गोल डिफाइन करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझना चाहती हूँ मैं, उसके बाद इस कैलकुलेशन पर भी आएंगे प्रवीण। अगर कोई अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होनी चाहिए, डिपेंड करेगा कि कितना टाइम होराइजन उसके पास है, या फिर कोई एक सेट फॉर्मेट है? क्योंकि यूजुअली रिटायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो थोड़ी सी सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हैं वाइल इन्वेस्टिंग। तो किस तरीके का कॉम्बिनेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो का? जी। दीपाली, अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो कोई व्यक्ति अगर 60 साल पे रिटायर होते थे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तब उतनी नहीं होती थी। इंसान अबाउट 10, 15, 20 इयर्स का एक पीरियड होता था।
उसके बाद उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं दी, तो आपका एक ओवरऑल रिटायरमेंट लाइफ देखें तो कंपैरेटिवली कम थी। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो लोग थोड़ा जल्दी भी रिटायर होना चाहते हैं, मान लीजिए आप 55 पे भी रिटायर होना चाहते हैं, अगर हम 60 भी लेके चले दीपाली, तब भी रिटायरमेंट के आने तक तो हमें डेफिनिटली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू प्लानिंग करनी ही है। मान लीजिए आपके पास क्या होराइज़न है, आपका लंबे समय का होराइज़न है, तो डेफिनिटली आपके पास इक्विटी में एलोकेशन लेने का अधिक स्कोप है। अगर आपकी रिटायरमेंट थोड़ी पास भी है, हम मान लेते हैं 7 या 5 साल दूर है, तो भी दीपाली आपने कितना कॉर्पस बना लिया है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आप कहाँ निवेश करें। पर डेफिनिटली वहाँ पे हमें थोड़ा कंज़र्वेटिव जानना पड़ेगा। हम लो टू मॉडरेट रिस्क के प्रोडक्ट्स में ही जाएँगे, बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो की। पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें समझनी है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये आके रिटायरमेंट पे समाप्त नहीं होता है। क्योंकि अब एक मान लीजिए 60 साल पे रिटायरमेंट तक जो आपने कॉर्पस बनाया, उसके आगे दीपाली आगे का जो समय है, जो आपका 80-90 साल तक रहता है, यानी कि इट्स कैन बी 2 टू 3 डेकेड्स और 3 डेकेड्स से अधिक भी हो सकता है। उसमें आप पूरी तरह फिक्स्ड इनकम में नहीं बैठ सकते। तो यानी कि जब अप्रोच कर रहे हैं रिटायरमेंट को, आपके प्रोडक्ट्स में एक एसेट एलोकेशन हर टाइप के प्रोडक्ट की होनी चाहिए। आपके पास ईपीएफ, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। पर जब आप रिटायरमेंट में भी हैं, तब भी दीपाली हमें एक कॉम्पोजिशन ही चाहिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, बिकॉज़ आप आने वाले 20-30 साल को सिर्फ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट से नहीं चला सकते, एंड दैट इज़ व्हाई जो हम एन्युइटी बोलते हैं, वो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जो आपको मंथली पैसा आएगा वो फिक्स्ड रहेगा। आज आपको लगता है कि 50,000 महीने का आपको आ रहा है, बहुत अच्छा है। पर आज से 12-15 साल बाद वही 50,000 आपका हाफ खर्चा चला पाएगा महीने का, और थोड़े और साल में वो प्रोबब्ली आपके घर का सिर्फ 1/3 खर्चा चला पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एसेट एलोकेशन, जो प्रोडक्ट चॉइस है, वो रिटायरमेंट तक बहुत स्मार्टली प्लान करें, एंड उसके बाद भी दीपाली जो आपकी एसेट एलोकेशन है, वो एकदम से कंज़र्वेटिव टर्न नहीं होनी चाहिए। उसमें भी थोड़ा इक्विटी का कंपोनेंट, इन्फ्लेशन बीटिंग प्रोडक्ट्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो इन्फ्लेशन की बात की 2 से 6% की, हम हायर लेवल लेके चलते हैं 6% के आसपास का। 60 इयर्स अगर हम मान लीजिए रिटायरमेंट एज मान के चलें, और हालांकि अगेन रिटायरमेंट नीड्स मंथली बेसिस पे किसकी कितनी होगी वो इंडिविजुअल बेसिस पे डिपेंड करता है, बट एक एवरेज केस ले लेते हैं जो मासेस के लिए शायद सही बैठे। मान लीजिए 50,000 का किसी का अभी का खर्च है, कोई 40, मतलब अगर 5, 10, 15, 20 साल किसी के पास है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से प्लानिंग करनी है, कितना इन्वेस्ट करना है, अगर आप एक कोई कैलकुलेशन जो आपने की वो समझा सके। जी। सो दीपाली, हम सबसे पहले शुरू करते हैं जिनका रिटायरमेंट अभी 20 साल दूर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 साल के हैं, उनने 60 साल में रिटायर होना है, आज उनका महीने का खर्चा 50,000 है। 90 तक मान लीजिए वो जिएँगे। 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से जब तक वो 60 साल के होंगे, रिटायरमेंट के टाइम तक पहुँचेंगे, उनका यही 50,000 महीने का खर्चा 1,60,000 बन चुका होगा। अब अगर हम 15 साल के रिटायरमेंट का पीरियड ले अभी, कि उनके पास 45 इयर्स के हैं और 60 पे रिटायर होना है, तो यही 50,000 का खर्चा जब तक उनकी रिटायरमेंट आएगी 15 साल बाद, उनका करीबन 1,19,000, 1,20,000 के करीब पहुँच चुका होगा। आज से अगर हम 10 साल बाद मान लीजिए व्यक्ति ने रिटायर होना है, तो ये जो 50,000 है, ये क्लोज़ टू 90,000 बन जाएगा, और अगर उनने 5 साल में ही रिटायर होना होगा, तो ये 50,000 करीबन 66,67,000 तक उनका बढ़ेगा, जो रिटायरमेंट का उनको जो अमाउंट हो जाएगा उनके महीने के खर्च का। बट एट द सेम टाइम दीपाली, मान लीजिए आज उन्होंने, किसी ने, ये चारों व्यक्ति हमारे सामने हैं, इन सबका महीने का खर्चा सेम है, इनके पास डिफरेंट होराइज़न्स है, और मान लीजिए आज इनने, किसी ने इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं की है। अगर ज़ीरो से शुरू करना है, ग्राउंड ज़ीरो से शुरू करना है, तो जिनके पास लंबा समय है, वो सिर्फ 58,000 की एक महीने की एसआईपी करेंगे, तो वो अपना कॉर्पस जुगाड़ सकते हैं। जबकि जो व्यक्ति 15 साल जिनका रिटायरमेंट दूर है, उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। उनका ऑलमोस्ट 85-86,000 उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिनका 10 साल दूर है रिटायरमेंट दीपाली, जिनका खर्चा करीबन 90,000 हो जाएगा महीने का, उनको 1,38,000 पर मंथ करने की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट।
और जिनने मान लीजिए आज तक कुछ भी नहीं किया और उनकी रिटायरमेंट 5 साल दूर है और आज उनका महीने का खर्चा 50,000 है ऑलरेडी, उनको हर महीने 2,92,000 ऑलमोस्ट इन्वेस्ट करने होंगे। 2,90,000 हम राउंड अप कर लेते हैं। यानी कि दीपाली, इससे ये भी हमें सीख मिलती है कि जितनी जल्दी आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए बिल्डअप करना शुरू करें, उतना अच्छा है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको ना प्री रिटायरमेंट ना पोस्ट रिटायरमेंट कहीं पे भी छोड़ने नहीं वाली है। और क्योंकि जो रिटायरमेंट कॉर्पस की डिमांड है वो हायर होते जा रही है, तो इवन विद द बेसिक एक्सपेंस 50,000 आपने देखा कि हमें कितना कितना इन्वेस्ट करना होगा और हमारा खर्चा सालों में कितना कितना बढ़ जाएगा। सो दीपाली, यहाँ पे डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल जो निवेश है उसको शुरुआत की जाए और कुछ कॉम्पोजिशन इक्विटी में जरूर रख के चलें, ताकि आपको लंबे समय में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा हो और आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिल सकें। बिकॉज जो रियल रिटर्न्स हैं वो अगर आपके पॉजिटिव नहीं होंगे तो आपका पैसा और तेजी से डिप्लीट होगा। तो ये एक बेसिक जनरल मैथ के साथ मेरे ख्याल से मैं यही कन्वे करना चाहूंगी कि जिनके पास भी आज समय है वो समय रहते जरूर जागरूक होएं और अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करें। और जिनका रिटायरमेंट थोड़ा पास है वो एक रैंडम फिगर लेके ना सोचें कि बस मेरे को 1 करोड़ चाहिए या 50 लाख चाहिए और मेरा पूरा खर्चा चल जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। महंगाई के साथ हमें अपने पैसे को ग्रो करना है, तो जो साइजेबल अमाउंट है आजकल सबका थोड़ा सा ज्यादा है जो उनको रिटायरमेंट के लिए चाहिए। तो एक जरूर प्लानिंग करिए आप अपनी रिटायरमेंट की प्रॉपर्ली। बिल्कुल, और इनफैक्ट जो कैलकुलेशन बताई प्रबलीन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्लियर है। 50,000 महीने का खर्च अगर अभी आपका है और आपके पास 20 साल है रिटायरमेंट के, तो अगर अभी से भी आप निवेश करते हैं तो भी आपको 50-60 हज़ार की SIP करनी होगी। और सिर्फ 5 साल बचे हैं तो उस 50,000 के खर्चे को अगले 30 सालों के लिए मीट करने के लिए आपको लगभग 2.5-3 करोड़ की SIP, 2.5-3 लाख की SIP आपको करनी पड़ेगी हर महीने। तो बिल्कुल मैसेज बिल्कुल क्लियर है जो प्रबलीन ने कहा आखिर में। इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रबलीन ने लास्ट में कही कि इन्फ्लेशन को बीट करना है और एक साइजेबल रिटायरमेंट कॉर्पस एक्यूमुलेट करना है। तो अभी से शुरुआत कीजिए, जल्द से जल्द शुरुआत कीजिए। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को धीरे धीरे एलोकेशन जो है उसको बढ़ाइए जैसे जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे। एक स्पेसिफिक अमाउंट ना डिसाइड करके अपने मंथली एक्सपेंसेस के हिसाब से इस कैलकुलेशन को कीजिए जो भी प्रबलीन ने आपको समझाई। उम्मीद है इससे काफ़ी मदद मिलेगी हमारे व्यूअर्स को एग्जैक्ट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर शोभित सक्सेना ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। शोभित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैम मैंने अपना जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो पूरा आपसे शेयर कर रखा है। मैं अराउंड 9 फंड्स में अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। SIP अमाउंट टोटल 67,500 का है और मैं लमसम पेमेंट भी करता रहता हूँ एवरी मंथ 35,000 का इंडिविजुअल इन्हीं 9 फंड्स में से किसी एक फंड में मैं करता रहता हूँ। तो मेरा ओवरऑल SIP वैल्यू अराउंड 1,03,000 के आसपास पहुँच जाता है। मैम मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो मेरा जो टारगेट मैंने रखा है इनिशियली, जो गोल है मेरा, वो मैं नेक्स्ट 3 इयर्स आई वांट टू इंक्रीज माय पोर्टफोलियो वैल्यू टू 1 करोड़ एंड उसके बाद जो सब्सिक्वेंट 4 इयर्स में 3 करोड़ का मैंने टारगेट इन्वेस्ट करके रखा है। तो उसमें आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि SIP इज सफिशिएंट या मुझे थोड़ा उसको एनहांस करने की जरूरत है। एक में शोभित, आप मुझे अपने दोनों टारगेट्स दोबारा बताइए। आपने गोल्स क्या आइडेंटिफाई किए हैं अपने, कितने इयर्स में कितना रकम चाहिए? इन नेक्स्ट 3 इयर्स 1 करोड़ एंड सब्सिक्वेंट 4 इयर्स में 3 करोड़। यानी टोटल 7 इयर्स में आपको 4 करोड़ चाहिए, नेक्स्ट 3 इयर्स में 1 करोड़। यस मैम। ओके मैम 10% कैपिटल करूँगा। मेरा जो पोर्टफोलियो है इसमें कुछ फंड्स मैं कभी कभी ट्रैक करता हूँ वो अंडर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके टाटा डिजिटल। तो शुड आई कम ऑन दो फंड, और अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो क्या कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट इन फंड से खत्म हो जाएगा, फिर से जीरो से स्टार्ट होगा? तो वो मैम थोड़ा आपने कोई डिजिटल फंड तो मेंशन नहीं किया अपने पोर्टफोलियो में? मैम टाटा डिजिटल का एक फंड है मेरा जिसमें मैं 5,000 की मंथली SIP करता हूँ। क्योंकि जो लिस्ट हमारे पास में है उसमें टाटा डिजिटल फंड मेंशन नहीं है। मैं एक बार मेंशन कर रही हूँ आपका पोर्टफोलियो, प्लीज चेक कीजिए। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप 23,500 के SIP, 12,000 पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, SBI लार्ज कैप में 5500, देन 5,000 ईच 3 फंड्स में, जो कि कोटक स्मॉल कैप, PGIM इंडिया मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप है, देन 4,000 SBI कॉन्ट्रा और ICICI प्रू मल्टी एसेट में 2,500। मैम उसकी नीचे आई थिंक 2 फंड्स मैंने मेंशन तो कर रखे हैं। बताइए, बता दीजिए आप मुझे अभी बता दीजिए प्लीज। टाटा डिजिटल में कितना है आपका? टाटा डिजिटल 5,000, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 12,000। हाँ, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है हमारी लिस्ट में। टाटा डिजिटल फंड में से था, वो मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है।
ठीक है, तो फंड्स के नेम तो आपने सुने प्रबलीन, इनके पास 8 फंड्स हैं, 2,500 से लेकर 23,500 तक की इनकी सिप चल रही है। एक टाटा डिजिटल फंड और है इनके पास, जो इनकी लिस्ट में शायद जो डिटेल्स आपको मिली होंगी उसमें मेंशन नहीं होगा, वो आप ऐड कर लीजिए। स्ट्रैटेजी इनकी, जैसे इन्होंने क्लियरली कहा, 67,000 की महीने की सिप करते हैं, 35,000 लमसम डालते हैं हर महीने इनमें से किसी एक फंड में या 2 फंड में। तो टोटल 1 लाख की इनका मंथली निवेश हो रहा है। 10% का ये एनुअल स्टेप अप भी करेंगे। 33 लाख की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। इन्होंने गोल्स अपने अभी क्लियरली मेंशन किए। एक चीज़ इनफैक्ट इनके पोर्टफोलियो पर तो राय चाहिए ही गोल्स पर, एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ आपसे इन्हीं के इस पोर्टफोलियो से लेकर, क्या ये स्ट्रैटेजी सही है कि एसआईपी और लमसम का कॉम्बिनेशन हर महीने किया जाए? जी, जी। जी, दीपाली। जो शोभित जी का क्वेश्चन है दीपाली, अगर हम इसको एनालाइज़ करें तो इन्होंने सारी चीज़ें ब्रॉडली ठीक की हैं। इनके पास क्लैरिटी है कि इनको कितना पैसा चाहिए। ये एसआईपी कर रहे हैं और हर महीने कुछ लमसम भी ऐड कर देते हैं। तो अगर क्योंकि इनका जो लमसम अमाउंट है दीपाली, वो एक तरीके से कांस्टेंट है हर महीने, तो हम उसको एसआईपी की तरह ही ट्रीट कर भी सकते हैं कि हर महीने 35,000 एक्स्ट्रा जा रहा है। सो एक लमसम एंड एसआईपी एंड लमसम का कॉम्बिनेशन में कोई बुराई नहीं है। प्रोबेबली ये कमिट नहीं करना चाहते कि हर महीने उतना डाल ही पाएँ, पर प्रोबब्ली इनके पास बचता होगा तो ये डाल देते होंगे महीने के किसी ऐसे टाइम पे जब इनको लगे मार्केट करेक्ट होती है। कई इन्वेस्टर्स दीपाली पसंद करते हैं अपने पास थोड़ा-सा वो डिस्क्रिशन रखना, अपने तरीके से वो उनको लगता है कि स्पेसिफिक डे पे हम कुछ ऐड ऑन कर दें किसी स्कीम में। ओवरऑल जो इनका 1,02,500 रुपए की एसआईपी बन रही है, वो सब बढ़िया है, बट यहाँ पे शोभित जी को मैं 1-2 बातें सबसे पहले बताना चाहूँगी। दीपाली, शायद आप भी एग्री करेंगी कि एसआईपी एक 3 साल के होराइज़न के हिसाब से जो चल रहे हैं, बहुत ट्रिकी है। शोभित जी, जब हम एसआईपीज़ बोलते हैं तो मुझे लगता है 5 इयर्स तो आपका मिनिमम होराइज़न होना चाहिए। आप यहाँ 3 साल का होराइज़न लेके चल रहे हैं, 3 इयर्स कैन बी अ वेरी ट्रिकी पीरियड। अगर आज आप 2023 से 2026 की एसआईपीज़ को 3 साल बाद देखें, तो कई तो अभी भी नेगेटिव में है। तो अगर आप इतने शॉर्ट टर्म गोल के लिए एसआईपी का रूट लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। आइडियली आपको 3 साल के होराइज़न के लिए लमसम करना चाहिए, और अगर आप एसआईपी करें तो फिर वो जैसे आपकी स्मॉल कैप्स में भी जा रही हैं, मिड कैप में भी जा रही हैं, वो आपके रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अगर मान लीजिए कुछ करेक्शन आगे चल के आती है, तो इंक्रीज़ होने के बजाय उस टाइम पे आपका पैसा आपको डिप्लीटेड भी दिख सकता है। तो पहले तो ये स्ट्रैटेजी उतनी सही नहीं है। अगर हम लमसम की बात करें तो आज से 3 साल बाद अगर लमसम चाहिए तो आज भी उसके लिए 77 लाख की ज़रूरत है। चाहे हम 9% का रिटर्न लगा लें, 12% का रिटर्न लगा लें, तब भी हमें 71 लाख चाहिए। बिकॉज़ शोभित जी, जो ये पूरी मैथ में, जो गणित में ना जो टाइम है, वो कई बार रिटर्न से ज़्यादा पावरफुल होता है। आप कितना समय दे पा रहे हैं। तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप 3 साल बाद एग्ज़िट, अगर वो बहुत स्पेसिफिक ऐसा गोल नहीं है कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो आइडियली आपको डायरेक्टली अपने 7 इयर्स के बाद, जो 3 प्लस 4 ईयर पीरियड आपने बोला है, आप 7 ईयर के बाद के हिसाब से ही अपनी एसआईपीज़ को प्लान करिए, और वो मेरे ख्याल से सही रहेगा। और 7 साल में भी अपनी एसआईपी प्लस स्टेप अप और जो छोटा-सा आपका लमसम जमा ऑलरेडी हो चुका है, उन सारी चीज़ों को मिला के आप 2.4 करोड़ बना पाएँगे, 4 करोड़ तब भी नहीं बनेगा। 1 करोड़ प्लस 3 करोड़ मैंने कर लिया है। शोभित जी, बेसिकली आपके यहाँ पे टाइमिंग की हमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, जो ये पोर्टफोलियो है, ये भी टेक्निकली मीडियम टर्म या नियर टर्म के हिसाब से करेक्ट नहीं है, गिवन कि इसमें कितने स्मॉल कैप है। फिर जैसे पीजीआई मिड कैप, आई विल सजेस्ट आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। आपको टाटा डिजिटल की थीमेटिक फंड की अगेन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको अपने स्मॉल कैप, मिड कैप और इनफैक्ट लार्ज कैप भी आपका एक्टिव फंड है, हम पैसिव भी जा सकते हैं। बट आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली विद दिस होराइजन। आपका पोर्टफोलियो ज्यादा हाइब्रिड्स या लार्ज कैप में होना चाहिए 3 से 4 साल के लिए। अगर हम 7 ईयर मान के चले, तब भी मैं सजेस्ट करूंगी आप अपने थीमेटिक फंड को स्टॉप एग्जिट कर सकते हैं। एनपीजीआई मिड कैप की जगह या तो आप कोई दूसरा एक्टिवली मैनेज्ड फंड या फिर आप सिंपल पैसिव फंड उठा लीजिए मिड कैप स्पेस का 150 इंडेक्स। फर्दर, अगर आप चाहते हैं कि इसी 3 साल में आपको 1 करोड़ बनाना है और आप वो जोखिम लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी मंथली एसआईपी को इस टाइम पे 92,000 93,000 से बढ़ाना होगा। सो मुझे एज़ अ स्ट्रैटेजी लगता है कि आपको थोड़ा चेंज लाना चाहिए। जो आपकी प्लानिंग है उसमें सब सही है, पर जो उसमें टाइम पीरियड है वहाँ गड़बड़ है, और थोड़े से पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की आपको रिक्वायरमेंट है।
ओके, तो क्लियर है जो प्रबलीन ने बताया, उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाइए और अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप वापस शो में शामिल होकर अपने सवाल पर राय ले सकते हैं। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक ले, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं योर मनी। प्रबलीन हमारे साथ बनी हुई हैं। समय की कमी है इसलिए व्यूअर्स से बातचीत तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं। अभी वो शोभित को भी सजेस्ट कर रही थी कि कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो प्रबलीन ने आई एम श्योर कुछ फंड्स ऐसे ही आइडेंटिफाई किए होंगे जो कि जिनके साथ एक प्रॉपर पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सके। बताइए प्रबलीन। जी, सो दीपाली, आई फील अगर कोई लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है जो आज से 15-20 साल बाद का है, तो उसको एक मिक्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव फंड्स की तरीके से लेना चाहिए। सो इन द लार्ज कैप स्पेस आप एक पैसिव फंड ले सकते हैं जो निफ्टी 50 की इक्वल वेट स्ट्रैटेजी हो सकती है। मिड कैप में आप निफ्टी का 150 इंडेक्स फंड ले सकते हैं। सो आपका एक कोर बन गया लार्ज एंड मिड कैप फंड से, उसका आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक मल्टी कैप फंड के साथ। तो मल्टी कैप फंड आप किसी भी अच्छे क्रेडिबल फंड हाउस का देख लीजिए, जैसे निपॉन, कोटक हो गया, एसबीआई देख सकते हैं। निपॉन का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इन दोनों पैसिव्स के साथ। और आईसीआईसीआई का एक वैल्यू फंड हम ऐड कर रहे हैं सो दैट थोड़ी सी कॉन्ट्रा अप्रोच मिल जाए, बिकॉज कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से पैसिव्स के साथ और बेहतर जाती है, बिकॉज स्पेशली जैसे 150 इंडेक्स है, ये मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स होते हैं, यानी कि बड़ी कंपनी को बड़ा वेटेज मिलता है। तो जिनके प्राइसेस ज्यादा अधिक ऊपर जा रहे हैं उनका वेटेज ऑटोमेटिकली थोड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता है। सो मेरे ख्याल से इन 4 फंड्स के साथ इन्वेस्टर्स अपना एक अच्छा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये रहे प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स, आपकी स्क्रीन पर बना सकते हैं उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी। थैंक यू प्रबलीन आने के लिए शो में और सभी व्यूअर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के साथ भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।